हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसी समय करण के कमरे का दरवाज़ा खुला और लगभग उसी जैसा दिखने वाला पर उससे कुछ छोटा और दुबला पतला एक लड़का अचानक आकर करण के ऊपर ही बेड पर लेट गया। क्या हुआ भाई, आपको जॉब मिल गई ना? मुझे पता था, मेरा भाई इतना टैलेंटेड है, कोई उसे कैसे मना कर सकता है। सैमी, पहले तो हट मेरे ऊपर से। अब तो 10 साल का नहीं है जो मेरे ऊपर गिरता पड़ता रहे। करण ने उसका कंधा पकड़कर उसे किनारे करते हुए कहा, भाई आप कितने अनरोमांटिक और रूड हो, क्या होगा मेरी होने वाली भाभी का? बेड पर उठकर बैठते हुए समर ने नौटंकी करते हुए कहा, भाभी? कौन भाभी? तुझे लगता है इस घर और ऐसे माहौल में लाकर मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूंगा? कोई भाभी वाभी नहीं। फिलहाल मुझे बस वो जॉब मिल जाए जो अभी तक कंफर्म नहीं है, और उसी बारे में सोच रहा था मैं। करण ने एकदम सीरियस होकर जवाब दिया। समर तो मजाक कर रहा था, लेकिन अपने भाई को इस तरह सीरियस देखकर समझ गया कि करण का मूड कुछ खास ठीक नहीं है। डोंट वरी भाई, इतना टेंशन मत लो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको ये जॉब मिल जाएगी। करण के कंधे पर हाथ रखकर समर फिर से उसके गले लगा बोला, आई होप सो। इस बार करण ने भी समर को खुद से दूर नहीं किया और उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखते हुए धीमी आवाज में कहा। करण को भी उस वक्त किसी के इस तरह गले लगने की जरूरत थी, क्योंकि वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा टेंशन में था। शाम का वक्त था। वृंदा मैनसन। शिविका अपने स्टडी रूम में बैठी थी। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला था और वो उसमें कुछ चेक कर रही थी। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए बहुत आसानी से मान गया, ये शादी के लिए मुझसे मिलेगा। बात किए जरूर, पापा ने कुछ तो प्लान किया है और वो मुझे इसके बारे में इतनी आसानी से पता नहीं लगने देंगे। लेकिन मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ और जितना मुझे पता होना चाहिए उतना तो मैं पता करके ही रहूंगी। शिविका ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा और फिर कुछ टाइप करके रिप्लाई भेज दिया। अगली सुबह करण अपने मोबाइल फोन पर और भी कई जॉब प्रोफाइल देख रहा था और अपने लिए जॉब सर्च कर रहा था, क्योंकि उसे अब तक एसके डिजाइनिंग कंपनी से कंफर्मेशन कॉल नहीं आई थी। शिविका का एटीट्यूड देखकर उसे वहां अपनी ज्वाइनिंग के चांसेस कम ही लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद उसे वहां जॉब मिल जाए, और वो भी पता नहीं क्यों वहीं काम करना चाहता था। ये सब कुछ होते हुए करण ने अपने आप से कहा, करण तू ये क्या सोच रहा है? तुझे वहाँ जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि वो लोग इस जॉब के लिए काफी अच्छा देख रहे हैं और कोई और वजह नहीं होनी चाहिए। करण ने अपने आप को समझाते हुए कहा, जबकि उसका मन कहीं न कहीं शिविका ने अटका हुआ था और उसकी वजह से ही वो ये जॉब करना चाहता था, क्योंकि इससे उसे शिविका के साथ रहकर उसे जानने का मौका मिलेगा। पिछले 2 दिनों में जब जब वो शिविका से मिला था, उसका एक अलग ही इम्प्रेशन उसके दिमाग पर पड़ा था और वो जाकर भी उसके बारे में बोल नहीं पा रहा था। करण इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजा और स्क्रीन पर अनजान नंबर दिखाई दिया। करण ने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली और कॉल पर बात करने लगा। कॉल पर बात करने के 1 घंटे बाद करण रेडी होकर घर से निकल ही रहा था कि उसे ऑफिस से जॉब के लिए कंफर्मेशन कॉल आ गया और वो बहुत खुश था। जाने से पहले वो कुछ सेकंड के लिए अपने घर में बने छोटे से मंदिर के सामने रुका। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए मन ही मन जॉब कंफर्म होने के लिए धन्यवाद कहा और फिर तुरंत वहां से निकल गया, क्योंकि उसे 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना था, क्योंकि आज से ही उसकी ज्वाइनिंग थी। करण अब अपनी इस जॉब से ज्यादा शिविका से मिलने को लेकर एक्साइटेड था, क्योंकि उसका काम शिविका के साथ रहना, उसका शेड्यूल देखना और उसके सारे काम की एक चेकलिस्ट तैयार करना था। बेसिकली यही उसका काम था जो उसे फोन पर समझाया गया था। करण घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसके पिता ने आवाज लगाई, करण, करण बेटा, कहाँ जा रहा है तू? 1 मिनट इधर आ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पीछे से अपने पिता की टूटती हुई आवाज सुनकर करण ने बेबसी और निराशा से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए वहीं रुक गया। अपने पिता की बुरी आदतों और हरकतों की वजह से करण उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो हमेशा हर काम में अड़ंगा लगाते रहते थे और ये बात भी करण को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसके पिता थे, इस वजह से वो पूरी तरह से उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था और इतनी बुराइयों के बाद भी वो चाहकर भी उनसे पूरी तरह नफरत नहीं कर पाता था।
अपने आप को सामान्य करते हुए करण उनकी तरफ मुड़ा और उनकी ओर चलते हुए बोला, क्या हुआ पापा, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ और वापस आकर बात करता हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ रुका तो मुझे लेट हो जाएगा। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन ले, वो तेरी नौकरी से भी ज्यादा जरूरी है। एक बार तूने मेरी बात मान ली ना, तो फिर तुझे कभी ऐसे नौकरी के चक्कर में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। करण के पिता, जो अब तक हॉल के सोफे पर लेटे हुए थे, उठकर बैठते हुए बोले। उनकी बात करण के कुछ पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए वो उलझन और असमंजस से उनकी तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे अपने पिता की ऐसी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। क्या बात कर रहे हैं पापा? कौन सी ऐसी आपकी लॉटरी लग गई है जो ये सब कुछ बोल रहे हैं, या फिर हमेशा की तरह बस ऐसे ही? करण ने उसी तरह अविश्वास से कहा, लॉटरी ही समझ लो बेटा। वैसे क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, वो भी बहुत ही अमीर परिवार की लड़की से। ऊपर से उसके पिता को तुम बहुत पसंद हो, तो उनकी तरफ से रिश्ता फाइनल है और हमारी तरफ से भी। कल ही तुम्हारी सगाई है, इसीलिए ही मैं आज बता रहा हूँ। करण के पिता ने बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहा, वो उस लड़की के सौतेले पिता हैं क्या? फिर उनका दिमाग खराब है जो आप जैसे आदमी से रिश्ता जोड़ रहे हैं, और मैं तो उनसे मिला तक नहीं। आखिर उन्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया? और ये कोई टाइम है मजाक करने का? कल सगाई? कुछ भी बोल रहे हैं पापा आप? मुझसे पूछे बिना भला मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं आप? करण ने एकदम हैरानी से एक के बाद एक सवाल करते हुए कहा, क्योंकि उसकी शादी किसी अमीर परिवार की लड़की से तय होना, ये बात वो चाहकर भी हजम नहीं कर पा रहा था। तुमसे क्या पूछना, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ और इतना डिसीजन तो ले ही सकता हूँ, और वैसे भी सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही है। इसमें कहीं से भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तो फिर तुम्हें हाँ करने में क्या परेशानी है? कोई और लड़की है क्या पहले से ही? करण के पिता ने उससे सीधे पूछा। अपने पिता की ये बात सुनकर करण की आंखों के सामने पता नहीं क्यों शिविका का चेहरा आया, और उसके दिमाग में बार बार शिविका का ही नाम भी। लेकिन फिर भी वो वापस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ये शादी सगाई जैसा इतना बड़ा डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं अकेले, और अब मुझे सिर्फ एक दिन पहले बता रहे हैं, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वापस आकर बात करता हूँ इसके बारे में, हो सके तो कैंसिल कर दीजिए। इतना बोलते हुए तेजी से घर से बाहर निकल गया, क्योंकि अब इसके लिए दो कारण थे। एक तो वो अपने पिता की ऐसी बातों को कुछ देर के लिए टालना चाहता था। उसे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उसकी शादी और सगाई तय कर दी है। ये उसके लिए आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज था। इसके अलावा उसे अपनी नई जॉब के लिए लेट भी हो रहा था, और वो पहले ही दिन लेट होकर अपना इम्प्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पूरे रास्ते उसके दिमाग में पिता की बातें ही घूमती रहीं। दूसरी ओर वो अनचाहे ही बार बार शिविका के बारे में सोच रहा था। उस लड़की के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था, जिससे उसके पिता ने उसकी शादी और सगाई तय कर दी थी। इन सब के बीच करण बहुत तनाव में था। उसने ऑफिस बिल्डिंग में अपनी बाइक पार्क की और लिफ्ट में पहुंचकर चौथी मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट बंद ही होने वाली थी कि एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसने अपनी ही हील लिफ्ट के दरवाजे में रखकर उसे बंद होने से रोका। फिर वो जल्दी से अंदर आ गई। उसने भी चौथी मंजिल का बटन दबाया। करण अपनी सोच में इतना खोया हुआ था कि उसने पहले उस लड़की की शक्ल ध्यान से नहीं देखी, लेकिन तभी उस लड़की का मोबाइल फोन बज उठा। उसने अपने बाल पीछे करते हुए फोन कान से लगाया। अनजाने ही करण की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो कोई और नहीं, उस कंपनी की मालकिन और उसकी होने वाली बॉस शिविका खन्ना थीं, जो अपने मोबाइल पर बात करने में व्यस्त थीं। उन्होंने पीछे खड़े करण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन करण शिविका को देखकर जैसे सब कुछ भूल गया। वो बस उन्हीं में खोया हुआ खड़ा था, उनके बारे में सोच रहा था। असल में शिविका ने लिफ्ट में आते ही करण को देख लिया था, इसलिए उसे नज़रअंदाज करने के लिए उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप सामने देखते हुए कॉल पर बात करती रहीं। असल में लिफ्ट के दरवाजे पर लगे ग्लास में उन्हें करण का चेहरा साफ दिख रहा था। करण कुछ और सोच पाता इससे पहले ही लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंच गई। लिफ्ट का दरवाजा खोला और शिविका तेज कदमों से लिफ्ट से निकलकर सीधे ऑफिस के अंदर अपने केबिन की ओर बढ़ गईं। फ्लोर का नंबर देखकर करण भी अपने ख्यालों से बाहर आया और लिफ्ट से बाहर निकला। उसे पता ही नहीं चला कि शिविका इतनी जल्दी कहाँ चली गईं। करण ऑफिस के अंदर आया और एकदम असमंजस में इधर उधर देख रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आई,
काम के पहले दिन ही इतनी देर। सुबह फोन पर बात हो गई थी और समय भी बता दिया गया था, फिर भी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे यहाँ 10 बजे आने के लिए कहा गया था, और अभी। इतना बोलते हुए करण ने रिसेप्शन के पीछे लगी बड़ी डिजिटल वॉल क्लॉक में समय देखा। उसमें 10:30 बज रहे थे। वो एकदम चुप हो गया। और अभी 10:30 बज रहे हैं। समय देखना तो आता ही होगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ एसके कंपनी में जो समय की कद्र नहीं करता उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और बॉस को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जतिन ने एकदम गंभीर होकर कहा। वो यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा था और हेड मैनेजर था। आई एम सॉरी सर, मुझे समय को लेकर थोड़ी भ्रांति हुई थी, लेकिन कल से मैं बिल्कुल समय पर आ जाऊंगा। करण ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा। वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। ओके फाइन, कम विद मी। उसके माफी मांगने के बाद जतिन ने एकदम गंभीर होकर कहा। उसकी बात सुनकर करण उनके पीछे पीछे चल दिया। इसके बाद जतिन ने करण को सारा काम अच्छी तरह समझा दिया और शिविका की सारी पर्सनल वर्क रिलेटेड जानकारी उसके डेस्कटॉप पर मेल कर दी। इसके बाद जतिन करण को उसकी बैठने की जगह दिखाकर वहां से चला गया। इस बीच करण को शिविका एक बार भी नजर नहीं आई। पूरे दिन अनचाही ही उसकी नजरें बार बार शिविका को ढूंढ रही थीं। लंच टाइम में जब सब लोग खाना खाने चले गए, करण अपने डेस्क पर ही बैठा रहा। सिर झुकाकर वो सोचने लगा जो उसके पिता ने सुबह निकलते वक्त कहा था। क्या बात कर रहे थे पापा? मेरी शादी सगाई और कौन सा ऐसा अमीर और काबिल बेटी वाला परिवार है जो मेरे साथ उनकी शादी के लिए तैयार हो गया है? मुझे तो लगता है वो बेसिर पैर की बातें कर रहे थे। शायद उनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहे थे। क्योंकि कोई भी हमारे घर किसी का रिश्ता लेकर नहीं आया, तो फिर कैसे पापा को अचानक कोई रिश्ता मिल सकता है? करण सबके बारे में सोच रहा था। फिर वो सीधा होकर बैठ गया, लेकिन अभी भी उसने अपना चेहरा हथेली पर रखा हुआ था। कोहिमी मेज पर टिकाकर एक अलग ही मुद्रा में बैठा हुआ था। शिविका अपने कमरे से बाहर निकली और गहरी सांस लेते हुए उन्होंने करण की तरफ देखा। इस वक्त ऑफिस के सारे लोग कैफेटेरिया में थे। सिर्फ वो अकेला वहां बैठा हुआ था। What happened? तुम लंच करने नहीं गए? शिविका उनकी ओर आते हुए बोली। शिविका को देखकर करण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शिविका को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आज पहले दिन ही ऑफिस ज्वाइन करने वाले कर्मचारी से उसके लंच के बारे में पूछा है। लेकिन फिर भी उसका हाथ फिसल गया और उसका चेहरा साइड हो गया। फिर वो हड़बड़ाकर एकदम खड़ा होता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। नो, गुड इवनिंग। ओ आफ्टरनून है, अभी लंच टाइम। अरे अरे बस करो, मैं भी इंसान हूँ। मेरे सामने इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और लंच टाइम है, जब तुम्हें पता है फिर भी यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मुझे अभी भूख नहीं लगी है, लेकिन आपको भी तो लंच करने नहीं गई? करण ने जवाब दिया, लेकिन शिविका ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। सिर्फ सिर हिलाते हुए उन्होंने आगे बढ़कर करण की ओर देखा। करण को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कोई उनके इतने पास आ रही थी। करण अनचाहे ही अपनी जगह से एक कदम पीछे हटा और साथ ही अपनी अपर बॉडी भी पीछे करते हुए शिविका से दूर होने की कोशिश की। शिविका ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ी और मेज पर रखी एक फाइल उठाई। फिर ऊपर से नीचे तक एक नजर करण की तरफ देखते हुए बोली, इस तरह से डरकर भागने की जरूरत नहीं है, कोई भूत नहीं हूँ मैं। और वैसे। इतना बोलते हुए शिविका एकदम चुप हो गई और वो फाइल लेकर पीछे मुड़कर वहां से चली गईं। उसके बाद से वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। शिविका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि करण को अपनी होने वाली सगाई के बारे में पता नहीं है। उसे लग रहा था कि करण को अब तक इस बारे में जरूर पता चल गया होगा। क्यों कर रहे हो तुम इतने अनजान और मासूम बनने का नाटक, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझसे ये सगाई और शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए कर रहे हो। और ये सब कुछ तुम्हें यहाँ नौकरी के लिए भेजने वाला प्लान भी मेरे बेवकूफ पापा का होगा। शाम का वक्त। पूरा दिन करण ने शिविका को नहीं देखा और ना ही उनसे मिला, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं उन्हीं में अटका हुआ था। तभी ऑफिस से निकलते वक्त करण ने आसपास के लोगों को आपस में बातें करते सुना। वे लोग किसी चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे, शायद ऑफिस से ही जुड़ी हुई। लेकिन करण अभी उन लोगों से इतना घुल मिल नहीं पाया था, इसलिए लोग करण को देखकर एकदम चुप हो गए। इसलिए उसने उन लोगों से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गया। करण अपनी बाइक से घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसका ध्यान भटक गया। उसका ध्यान सड़क पर बिल्कुल नहीं था।
वो बस सड़क पर चल रहे वाहनों के बीच अपनी बाइक निकालते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी सामने से आती कार की हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ी, जिसकी वजह से करण बाइक में ब्रेक नहीं लगा पाया और उसकी बाइक की उस कार से हल्की टक्कर हो गई। कार वाले की समझदारी थी कि उन्होंने एकदम अंतिम समय पर ब्रेक लगा दिया, जिससे करण और उन्हें किसी को की कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन फिर भी करण अपनी बाइक सहित जमीन पर गिर गया और वो अपनी ही बाइक के नीचे दब गया। कुछ लोग उसकी मदद के लिए वहां आए। उठकर खड़े होते हुए करण ने देखा कि उसे कुछ छोटी मोटी खरोंचें आई हैं। तभी उस कार के अंदर से एकदम भारी आवाज आई। क्या हुआ ड्राइवर, कार क्यों रोकी? वो आवाज सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे। क्रमशः